नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आप कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। आप सवाल पूछे, नंबर है 9136934058। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए अपने सवाल भेजें। जब भी सवाल भेजें तो प्लीज़ अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर अपना सवाल भेजें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा साहब हैं कुंवरजी ग्रुप से और साथ ही बीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर कल के सत्र के बाद आज भी यहां पर दबाव है। हालांकि निचले स्तरों से अब यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन अब भी कमजोर है। ब्रेंट 110 के आसपास है, एमसीएक्स प्रभाव 8,200 रुपए के आसपास है। क्रूड में क्या करना चाहिए? हालांकि निचले स्तरों से काफी रिकवरी आई है, अब गिरावट सिर्फ करीब 1% की रह गई है। रवि जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहां से क्या करना चाहिए अब? हाँ, जरूर से लोअर लेवल पे जो WTI है वो 102 के करीब अच्छा एक सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। और डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो वो भी 8200 का सपोर्ट वो क्लोजिंग बेस पे अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में बिग वाली का दौर जारी रह सकता है। फंडामेंटल्स थोड़े वीक है, पर्टिकुलर आज आप दोपहर में देखें तो यूरो एंड जर्मनी, फ्रांस, यूके सारे के जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए उसमें भी काफी एक्सपेक्टेशन से लोअर रहे। तो मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट आगे जाके डिमांड पे होगा, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां रखना चाहिए। हालांकि सप्लाई का भी वहां पे कंसर्न है, इस हिसाब से प्राइस स्टेबल है। बट मुझे लग रहा है कि ये जो लोअर लेवल से रिकवरी आई उसका इस्तेमाल सेल करने के लिए करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 8330 मींस के 8330 एक रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बिग वाले का ट्रेड ले। 8200 तक के टारगेट के लिए अपर साइड जो स्टॉप लॉस रखना है 8380। तो मुझे लग रहा है कि शायद इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये बिग वाले का दौर फिर से जारी हो सकता है। बीरेन जी, आपको भी लग रहा है कि इवनिंग के सत्र में वापस से कच्चे तेल में गिरावट बढ़ेगी क्या? एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट्स जो होते हैं 15 मिनट के चार्ट्स, इसमें ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, बट इसका ट्रेंड जरूर बेरिश है। तो उछाल पे बेचने की मैं प्रिफर करूंगा। मेरा जो सेल आइडिया है वो 8440 के आसपास का है और 8570 का स्टॉप लॉस है और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 8080 और 8120 के बीच का 8080-81 के आसपास का। ओके, चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेता रहा कि गोल्ड में निचले स्तरों से अब रिकवरी थोड़ी दिख रही है, लेकिन चांदी अभी भी कमज़ोर है। हालांकि गोल्ड अब देखिए 220 रुपये आ गया है, वापस से नीचे आ रहा है। एक वॉलेटाइल सेशन गोल्ड में देखने को मिल रहा है। अभी 50,900 के आसपास था, वापस से 50,700 के नीचे आ गया है। रवि जी, गोल्ड में क्या लग रहा है, शाम के सत्र में ये गिरावट और तेज होगी क्या? जरूर से सोने और चांदी में ये गिरावट का ट्रेंड है, क्योंकि जो यूरो के खराब डेटा है उसके बाद यूरो जो वीकनेस थी, इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिला। ये सपोर्ट के चलते दोपहर में ये दोपहर के ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल पे दोनों कमोडिटी सस्टेन नहीं हो पा रहे। हालांकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड में 50,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और साथ में जो इकोनॉमी पैरामीटर है तो थोड़ी बहुत सेफ हेवन की डिमांड लोअर लेवल से वहां पे दिख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर ट्रेड लेना है बुलियन में कोई, तो सिल्वर में बिग वाले का ट्रेड ले, वो एक सेफर ट्रेड हो सकता है। सिल्वर में 60,100 के करीब मेरी सेल की सलाह रहेगी। 59,500 59,000 तक के लेवल्स आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 60,380 का स्टॉप लॉस लगाए तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी आप सिल्वर में लगाए, वो एक सेफर बेट हो सकता है। ओके, अब बीरेन जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय है? हालांकि पॉवेल साहब की जिस तरह के बयान थे वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे थे। एक तरफ वो महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि मंदी की आशंका गहरा रही है यूएस इकोनॉमी में। तो क्या लग रहा है, ऐसे में फेड के ज़्यादा समय तक, जुलाई के बाद भी उनके लिए दरें बढ़ाने का विकल्प, विंडो खुला रहेगा क्या? रेट के हिसाब से जुलाई में 50 या 75 बेसिस बढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट मीटिंग में कहा कि रेट हाइक का फेड का व्यू अनकंडीशनल है, मींस वो मंदी की चिंता नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन की चिंता ज्यादा करेंगे। अभी तो सिर्फ डॉलर इज द ओनली स्टोरी इन द टाउन वाली बात है। मींस ब्रॉडर रिस्क ऑफ मूव जो है वो देखते हुए कि बाय डॉलर सेल एनीथिंग काइंड नजरिया है ये आजकल का। तो मैं ओवरऑल डॉलर के सिवा हर नॉन डॉलर एसेट में बेरिश हूँ, तो गोल्ड सिल्वर में भी बेरिश हूँ। ओके, तो चांदी सर 60,000 के नीचे आ गई है, क्या यहाँ से भी आपको लग रहा है गिरावट, और कितनी गिरावट की उम्मीद और यहाँ से कर रहे हैं?
को कैश एंड बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके शायद हम बहुत टाइम लेगी, बट वो मे बी 56,000 57,000 के आसपास जानी चाहिए। यहाँ सेल एंट्री के लिए 61,500 का लेवल मिलता है, तो वो वाजिब होगा, क्योंकि वीकेंड देखते हुए शायद कल शाम को शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सवाल भी ले लेते हैं, कई दर्शक के सवाल आ चुके हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, कॉपर में क्या करें? रवि जी, कॉपर में क्या सलाह देंगे इनको? कॉपर में ऑल ओवर ट्रेंड वीक है, मुझे लग रहा है कि आपको सेल करके चलना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 721 के करीब शॉर्ट करें। लग रहा है कि डाउन साइड 715 710 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। 725 का एक स्टॉप लॉस लगा के 721 के करीब सेल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ट्रेंड वीक है एंड शाम को यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर आने हैं। अगर ये नंबर कमजोर रहे तो इवनिंग में ये गिरावट और आगे बढ़ सकती है। अगले दर्शक कृष्ण हैं दिल्ली से, इनका भी सवाल कॉपर पर ही है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है? आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि कॉपर बेचकर ही जाना चाहिए? सुबह से भी कई सारे एक्सपर्ट कॉपर बेचने की सलाह दे चुके हैं। काफी ये में पिछले 2-3 दिन में काफी कमजोर रहा मार्केट। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेरिश है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ये ओवरसोल्ड हो गया है, तो थोड़ा 720 के आसपास कहीं पुल बैक आए तो मैं 720 के ऊपर के लेवल पे शॉर्ट प्रीफर करूंगा। इस लेवल पे नहीं कंफर्टेबल हूँ। चलिए, अब एक अहम खबर बता देते हैं कि फ्री खाने के तेल के इंपोर्ट के लिए जो कोटा जारी सरकार की तरफ से किया गया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए और अगले फाइनेंशियल ईयर के 20-20 लाख टन का जो क्रूड, सूरजमुखी और सोया तेल के इंपोर्ट का जो कोटा है, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की मांग है कि इससे घरेलू बाजार में सप्लाई ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दाम कम होने शुरू हो चुके हैं। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई घरेलू बाजार में तो दाम तेज़ी से गिरेंगे और किसानों का रुझान तिलहन की खेती के लिए कम होगा। इस पर बात करने के लिए बीबी मेहता हमारे साथ मौजूद है। ईडी है सीके सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या दाम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब सरकार को ये कोटा बंद कर देना चाहिए? फ्री इंपोर्ट का जो कोटा सरकार ने दिया है उसे बंद करने का वक्त आ गया है? क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? नहीं, ये टीआरक्यू कोटा कब इश्यू किया था? जब ये $1900-2000 के रेंज में पाम, सोया और सन चल रहा था। अभी आप देखें तो लास्ट 1 महीने में कम से $500 टूट गए हैं। $500 से $600 पाम में टूट गए, $300 से $400 सोया और सनफ्लावर में टूट गए और प्राइसेस नीचे गिरे, क्योंकि आज इंडोनेशिया का जो बैन था लिफ्ट हो गया, तो वहां से माल आना शुरू हो गया। यूक्रेन का माल जो सनफ्लावर नहीं आ रहा था, अभी सनफ्लावर माल आ रहा है, वाया रोमानिया करके आ रहा है। पाम ऑयल हाई साइकिल में एंट्री हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा अगले क्वार्टर में, अगला हाफ ईयर में। सोयाबीन का भी वही सिचुएशन है, तो और प्राइस गिरने वाली है। अभी टीआरक्यू क्यों डाला था कि भी जीरो करने के लिए, कि भाई अनलिमिटेड क्वांटिटी आ नहीं जाए जीरो में, इसके लिए डाला। अभी तो आपको जीरो नहीं, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि ड्यूटी एक गवर्नमेंट को एक लेवल पे ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि किसान का ध्यान रखने के लिए ड्यूटी लगानी पड़ेगी। अभी सोइंग का टाइम है, सोइंग के बाद सितंबर में खरीद क्रॉप हाथ में आएगा, और अभी जो टीआरक्यू दे रहे हैं 0% वाला पूरा 1 साल के लिए है। देन गवर्नमेंट अपना हाथ काट रही है कि भी ड्यूटी बढ़ा नहीं पाएगी, और तभी किसान चिल्लाएंगे। इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडस्ट्री हो तो ठीक है, जीरो आए तो जीरो में प्रोसेस में 5% आए तो 5 में करके, पर हम अभी सोच रहे किसान का कि भी हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बात में अगर किसान को सही दाम नहीं मिलेंगे तो फिर वो दूर भाग जाएगा। तो इसकी हमारी वो चिंता है कि जो हमारी रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल है, उसकी चिंता है। और आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े जोरों से बात कर रहे हैं कि हम एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। 5-10 साल में नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल भी चालू किया है। तो टीआरक्यू थोड़ा अभी ठीक नहीं लग रहा है। अभी नहीं तो गवर्नमेंट शुड कीप इन एबियंस। ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इंडोनेशिया के किसी भी पॉलिसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जिस हिसाब से वो लगातार इरेटिक तरीके से वो अपने पॉलिसी में बदलाव करते हैं। मैं सिर्फ पाम तेल या खाने के तेल को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले वो कई सारे नॉन एग्री कमोडिटी पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इस तरह के बयान दे चुके हैं, और पहले भी हमने निकल वगैरह पे भी देखा। तो क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? थोड़ा और स्टेबल होने दे मार्केट को, थोड़ी और गिरावट आने दे, फिर सरकार इस तरह का फैसला करें। इंडोनेशिया की मजबूरी सुनिए। पहले जब बैन लगा तभी 5 मिलियन का स्टॉक था, हर महीने 4 मिलियन पैदा करता है, उसमें 1.5 मिलियन यूज करता है लोकल कंजम्पशन के लिए और मैंडेट के लिए। 2.5 मिलियन
2 मिलियन में 2.5 मिलियन हर महीने बढ़ रहा है, 2 महीने में और 5 मिलियन बढ़ गया। और वो सारे टैंकेज फुल है, सारे कुछ है, उनको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। और जो पाम फ्रूट है अभी हाई साइकिल प्रोडक्शन में जा रहा है, मतलब ज्यादा पाम फ्रूट बनेंगे और जब ये पक हो जाता है तभी उसको प्रोसेस करना पड़ता है विद इन 48 आवर्स। ओके तो ऐसा भी नहीं कि आप पाम फ्रूट रख दे 2 महीने में, ऐसा नहीं है। जी, चलिए इसके सर, लिए आप एक अलार्मिंग एक सिचुएशन है जो आप पहले ही आगाह कर रहे हैं सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए, इसलिए कि उन्हें तो डंप करना ही पड़ेगा कहीं भी, और वो उस तरह की मुहिम भी चला रहे हैं। मैंने एक ऐसे ही सवाल कर दिया, लेकिन यहाँ से और कितनी गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं? आपका प्राइस आउटलुक क्या है? परसेंटेज टर्म में बताइएगा, कितने दाम और सस्ते हो सकते हैं खाने के तेल के यहाँ से? नंबर पे नहीं जाता हूँ, पर डेफिनेटली बेरिश मार्केट है और भी दाम नीचे गिर रहा है और गिरेगी। ओके ऐसा सर, ज्यादा तो इसके लिए पर मैं नंबर में नहीं जाऊंगा, पर बेरिश मार्केट है और मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि हाई साइकिल प्रोडक्शन में एंट्री कर रहा है, ओके तो फर्क पड़ेगा ही। ओके मेहता जी, अब प्रोडक्शन की बात आप कर रहे थे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पे किसानों को अगर बढ़ावा देना है तिलहन की खेती के लिए तो इस इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं देना पड़ेगा। सी की तरफ से हालांकि आप इंडस्ट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप एक एसोसिएशन के तौर पे आप लोगों की पहल क्या होती है? किसानों के लिए क्या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं ताकि तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए? यस सी, देखिए कैस्टर में हमने स्टार्ट किया था 7 साल पहले प्रोग्राम, तभी जो कैस्टर सीड की प्रोडक्टिविटी थी 1500 से 1600 केजी इन गुजरात में, आज 2200 केजी पे प्रोडक्टिविटी पहुंची है 7 साल में। और हमारा टारगेट है कि भाई अगले 5 साल में जो 2200 किलो पर हेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उनको 3000 किलो तक लेके जाना है। सेम भी अभी 3 साल से मस्टर्ड में प्रोग्राम कर रहे हैं। मस्टर्ड में काफी अच्छा रिजल्ट, जितने हमने 500 मॉडल फ्रॉम लास्ट ईयर किया था, एससी एंड सोलिडार ज्वाइंटली मिलकर काम कर राजस्थान और एमपी में, प्रोडक्टिविटी कम से कम 45% बढ़ी है। ये छोटी छोटी चीजें की ध्यान देते हैं, काफी प्रोडक्टिव फर्क पड़ा। और कम से 25,000 किसान हमारे साथ जुड़ गए राजस्थान में कि भाई कैसी प्रोडक्टिव बढ़ाए। और हमारा प्रयत्न वो हो रहा है कि भाई किसान को सही दाम मिले और सही टेक्निक मिले ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। 2 चीजें, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसको सही दाम देना ही पड़ेगा, अगर सही दाम नहीं देंगे तो भाग जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। 15 साल से आप देखें तो ऑयलसीड की प्रोडक्शन प्रैक्टिकली फ्लैट है, वही 30-32 मिलियन के करीब ही चल रहा है। क्यों? कि इसे दाम नहीं मिला था किसान को। और हम अर्बन कंज्यूमर है, ज्यादा पैम्पर हो रहे हैं, थोड़ा भी दाम बढ़ता तो चिल्लाना शुरू करते हैं। अब किसान का तो सोचिए, जो किसान पसीना मेहता बहाते जी, हैं, साल में किसान लाख भी रुपया कंज्यूमर्स कमाते है, हैं। अगर किसान आपको भी 2 रुपया या 10 रुपया तेल महंगा मिले तो क्या फर्क पड़ रहा है? सर, किसान भी खाने का तेल खाते हैं, वो भी सिर्फ तिलहन ही नहीं उगाते हैं, जो गेहूं चावल या दाल या बाकी खेती करते हैं वो भी कंज्यूमर्स भी है। तो इसलिए कंज्यूमर्स और किसान के बीच में एक बैलेंस तो सरकार को पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी। शुक्रिया, वैसे आपने अलार्म पहले ही दिया और सरकार को आगाह कर रहे कि कर देना चाहिए इस तरह के, ताकि किसान भी हतोत्साहित ना हो। शुक्रिया, आगे भी आपसे बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं, वो है कॉटन केक को लेकर। कॉटन केक कीमतों में जिस तरह से लगातार गिरावट दिख रही है, अगर 2022 की ऊंचाई से देखें तो 25% से ज़्यादा दाम गिर चुके हैं। और अब इस तरह के खबरें मार्केट में आ रही थी कि वायदा में लेकर दिक्कतें हैं, कि वायदा और हाजिर के जो भाव है उसमें काफ़ी फ़र्क हो जा रहा है। और क्या ये वाकई में स्थिति है? बीरेन जी, अब कॉटन के मार्केट को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। कॉटन केक में क्या वायदा और हाजिर के भाव में बहुत ज़्यादा फर्क है और इससे बाजार को दिक्कत हो रही है? फर्क है, नजर के सामने दिख रहा है। कॉटन, कपास और कॉटन केक तीनों के बीच कोई डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है, वो आत्मखोज का विषय है। एक और सवाल, ये एनसीडीएक्स के जो क्वालिटी जो वेयर हाउस में रखी जाती है कॉटन केक को लेकर, वहाँ कहा जा रहा है कि ऑयल कंटेंट काफ़ी कम है, इस वजह से एनसीडीएक्स के जो प्राइस है कम है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऑयल कंटेंट है तो एक्सचेंज की दलील ये रहती है कि अगर ज़्यादा ऑयल कंटेंट वाला हम इस्तेमाल स्टॉक करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, जल्दी खराब होने का डर रहेगा। इस पर आपका टेक क्या है? इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा मैं, क्योंकि ये वेयरहाउसिंग या रेगुलेटरी रिलेटेड बात है। ये मेरा काम सिर्फ भाव की तेजी मंदी का है।
तो कॉटन केक का भाव आपको कहाँ जाते दिख रहा है? 2550 के आसपास आज इंट्राडे में पहुंच गया था। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट आपको दिख रही है कॉटन केक में सर? अभी भी डाउन साइड तो है इसमें। फंडामेंटल जो ना डिस्ट्रेस इसमें आता है। लोग तेजी में थे, उनका सेलिंग थक के वो फटिंग जिसको बोलेंगे मार्केट फटिंग, उसके हिसाब से सेल आ रहा है। ओके, चलिए हमारे साथ निमेश ठक्कर साहब भी जुड़ गए हैं। निमेश जी, स्वागत है आपका। कॉटन सीड ऑयल केक ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, गुजरात से जुड़ गए हैं। निमेश भाई, क्या लग रहा है आपको कॉटन केक में क्या चल रहा है? हाजिर और वायदा के भाव में काफ़ी फर्क है। क्या वाकई हाजिर में दाम ज़्यादा है या हाजिर के भाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपरी स्तर पर मांग नहीं है? क्या लग रहा है आपको? हाजिर और वायदे के दाम में भाव का बहुत डिफरेंस हो गया है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि एनसीडीएक्स में जो माल लगा है 21 लाख बोरी लगी थी शायद मेरे हिसाब से, तो 21 लाख बोरी को निकाल करते करते अभी 13 लाख, शायद मेरे हिसाब से 13,68,000 बैग रह चुकी है। तो 13,68,000 बैग रह चुकी है, उसको निकाल करने के लिए वायदा घट रहा है, हाजिर ऊपर है और हाजिर को भी टूटना पड़े। हाजिर में तो डिमांड ही बिल्कुल खलास हो गया है, बिल्कुल अभी डिमांड ही नहीं है। समझो क्या 25% भी डिमांड कम, 25% ही डिमांड है, 50% डिमांड कमजोर हो गई है, समझ लो। इसकी वजह ऐसी है कि मतलब जो सीजन के नवंबर दिसंबर में जो 2,200-2,500 रुपए की खली जो खिलाते थे, वो उसका होगा सीधा 3,3400 रुपया। 3,3400 रुपया डब्बे की खली का भाव, मतलब प्रीमियम जो खली आती है, जो 8-9% ऑयल कंटेंट वाली खली आती है, उसका दाम हो गया 3,500-3,500 रुपए का भाव हो गया। तो 3,500 रुपये वाली खली अभी बाजार में बिकती नहीं है, समझो आप। तो 3,500 वाली खली बाजार में बिकती नहीं है, तो उसके हिसाब से मंदा तो आएगा। और सीड का स्टॉक लोगों ने जो 4,000 रुपये डब्बा होगा, 4,000 रुपये डब्बा होगा, ऐसा बोल बोल के सबने घुमाया बराबर। अभी ये ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है क्या? कॉटन केक में कितनी गिरावट की उम्मीद आप और कर रहे हैं यहाँ से, निमेश भाई? यहाँ से अभी भी 2,200 रुपए की जा सकती है, 2,200 रुपया। पहले 2,400 रुपए का लेवल तोड़ती है तो 2,200 रुपया डब्बा आ सकता है मेरे हिसाब से। ओके, ये डिमांड ने बताया कि पिछले सीजन से 75 से 80% कम हो गए हैं, तो सप्लाई की क्या स्थिति? क्या सप्लाई पर्याप्त है या सप्लाई भी कम है, लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई कहाँ से होगी? वो अभी ऑयल मिलर सब लोगों ने बंद करके रखी है, क्योंकि क्या डिमांड ही नहीं है। सामने डिमांड आती है तो सप्लाई आती है ना। ओके, तो यानी कहाँ से चालू करेगा? कोई डिमांड, कोई लेवल आएगा तो बेच वाला मिलेंगे ना, कोई लेवल ही नहीं मिलता है साहब। और रवि जी, निमेश भाई को लगता है कि यहाँ से कॉटन केक में 300 से 400 रुपए की और गिरावट आ सकती है। आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ जरूर सर, प्राइसेस फॉलिंग ट्रेंड में है। लगातार हम 3,000 के प्राइस से ऑलरेडी ये शो में सेल का रिकमेंडेशंस जो हमारे दर्शक है उसको दे रहे हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो अभी 2600 के करीब चल रहा है, यहाँ से और प्राइसेस में गिरावट संभव है। डाउन साइड मेरा टारगेट पहला 2,550 टू 1,550 रहेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो 2,400 तक के लेवल भी एक्सटेंड किया सकते हैं। ओलो ट्रेंड वीक है एंड डिमांड भी काफी कमजोर है। जैसे निमेश पे बात कर रहे थे, वो राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे, मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में प्रॉब्लम ये चल रहा है कि डिमांड काफी कमजोर है और जो कंजम्पशन हो रहा है इतनी डिमांड है, स्टॉकिस्ट की डिमांड का काफी अभाव है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में और गिरावट आगे ड्यू हो सकती है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है कितनी गिरावट कॉटन केक में आपको यहाँ से और दिख रही है? अभी भाव देखे अगर तो 2600 पे है एनसीडीएक्स पर। इस लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स काफी ओवरसोल्ड हो गए हैं, तो वैसे वीकेंड भी आ रहा है तो मैं भी कोई पुलबैक आए, बट इसमें बदला काफी बड़ा है। मीन्स आप कैश टू फ्यूचर्स देखेंगे ना स्क्रीन पे तो 50-60 रुपए का बदला है। मीन्स इसमें हेजर काफी डोमिनेंट है, तो ये देखते हुए मैं इसमें बाई साइड पहले से ही प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। पूरे सीजन में मैं नहीं है बाई साइड इसीलिए नहीं प्रेफर कर रहा है। हेजर के लिए बहुत बढ़िया मार्केट है, बट बाय एंड होल्ड के लिए ये मार्केट बढ़िया नहीं है। निमेश भाई, अब आपसे आखिरी सवाल ये होगा, क्या वायदा का जो भाव है वो सही रिफ्लेक्शन है क्या जो हाजिर में चल रहा है भाव कॉटन केक का?
हाजिर में थोड़ा भाव ऊपर है, लेकिन हाजिर का अभी क्या स्टॉक जो सीड है सबके पास बराबर, वो स्टॉकिस्ट के पास है। वो रुई बाजार ठंडा होने के कारण वो सब जो चालू जिनिंग थे बराबर वो सब बंद कर दिए। जिसके पास सीड का स्टॉक है वो ऊपर भाव लेकर बैठ गए। अभी वो कम भाव में थोड़े बहुत बेचवा नहीं है। अभी 2 दिन से जो डब्बा ठंडा आ रहा है बराबर, नीचे आ रहा है एनसीडीएक्स वायदा, उसके हिसाब से सब 2 दिन से अभी बिकवाली आ रही है, थोड़ी बहुत सबको अभी माल निकलना है बराबर। लेकिन लेवल मिले तो माल का निकल होगा बराबर, कोई ऐसे भाव टूटता नहीं है। अभी आप 50 रुपए नीचे में डिमांड करोगे तो 50 रुपए में नीचे में माल मिल जाता है, लेकिन डिमांड करने वाला मिलना चाहिए, समझो ऐसी स्थिति है। ओके, शुक्रिया निमेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं फटाफट से, समय कम है। महावीर हैं, नेचुरल गैस में आज जाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। रवि जी क्या सलाह दे रहे हैं नेचुरल गैस में आज? नेचुरल गैस में वैसे देखे तो वोल्टाइल काफी है, बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से फंडामेंटल है सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी वहां पे रहेगा। लेवल स्पेसिफिक बात कर ले तो सेल ऑन राइज रहना है आपको। 530 के करीब प्राइस मिलते हैं, सेल करके चले। 538 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड मेरा मानना है 510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 510 एक ओवरसोल्ड लेवल की कैटेगरी है, तो वहां पे एक बार सेल पोजीशन से मुनाफा बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अनिल कुमार गुप्ता जी का भी नेचुरल गैस पर ही सवाल था, तो आपके लिए भी यही जवाब लागू होता है अनिल कुमार गुप्ता जी। अगले दर्शक है मनीषा है पलवल से, कॉपर और जिंक का इवनिंग का लेवल जानना चाह रही हैं। बीरेन जी, इवनिंग में कॉपर और जिंक में क्या करना चाहिए आज? थोड़ा बाउंस आएगा शाम के सत्र में। जिंक शायद 315-16 तक आता है, और कॉपर में भी यहाँ से 4-5 रुपया की कम से कम मिनिमम 4-5 रुपये की बाउंस एक्सपेक्टेड है कॉमेक्स ओपन होने के बाद। ओके, नरेंद्र है चंडीगढ़ से, सिल्वर का टारगेट जानना चाहे। सिल्वर में क्या करना चाहिए रवि जी? सिल्वर में सेल करने की सलाह है। पहला टारगेट 59,500 रहेगा, और अगर इसके नीचे ब्रेक होता है क्योंकि काफी अहम सपोर्ट है, तो 59,000 तक के लेवल्स आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। जब तक सिल्वर 60,380 के ऊपर क्लोज नहीं होता, ट्रेंड बेरिश है। मनजीत सिंह है राजस्थान से, बीरेन जी मस्टर्ड सीड में क्या करना चाहिए? ट्रेडर हैं और स्टॉकिस्ट भी हैं। मशीन में टॉप निकलने का समय है। बारिश शुरू हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक है, तो थोड़ी डिमांड निकलेगी जो एग्जिट करने का मौका है, ऐसा मैं मानता हूँ। करने का मौका है। शुक्रिया बीरेन जी आपका, रवि जी आपका। आज इतनी सवालों के शामिल कर पाएंगे। जितने भी सवाल बचे हुए हैं कोशिश करेंगे अगले हफ्ते हम इसे पूरा करें। हालांकि कल हमारे स्पेशल शो है, तो कल सवाल जवाब नहीं ले पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।